गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड AAC 7 के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में AAC 6 के बारे में। तो AAC 7 जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हैं 6। कितने हैं? 6 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं इस वाले स्टैंडर्ड में। और इस स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो है देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन लेबोरेटरी, यानी लैब के अंदर एक पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये कमिटमेंट है। और इंटरप्रिटेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे होना है। तो जो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, यानी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है? आपको डॉक्यूमेंट बनानी है, प्रोसेस बनानी है, प्रोसीजर बनानी है, SOP बनानी है उस हर गतिविधि का जो आप लैब के अंदर करते हैं। इसका मतलब आपको प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल एक्टिविटी का आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ साथ इसमें आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो गया, फीडबैक एनालिसिस होगा, आउटसोर्स रिपोर्टिंग की क्वालिटी चेक हो गई, आउटसोर्स क्लाइंट्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे इन्फॉर्म करते हैं, क्रिटिकल रिपोर्टिंग या रिजल्ट, उसका जो फीडबैक है वो आपको इंक्लूड करना है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। दूसरा है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड। वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। वैलिडेशन, किसी भी किट को वैलिडेट रन करने से पहले उसको वैलिडेट किया जाता है। यहाँ आपको लैब में आपको कोई वैलिडेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है क्योंकि मैन्युफैक्चर किट इनसाइड में वैलिडेशन प्रोसेस लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब आप कोई नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जिसकी वैलिडेशन नहीं हुआ है और जिसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है उसको अपने इन हाउस वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन आप अभी की सिनारियो में आपको वेरिफिकेशन करना है टेस्ट मेथड को। पुरानी किट यदि आपने रन किया है, टेस्ट मेथड सेम है, तो आपको लॉट टू लॉट वेरिफिकेशन करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है और उस मेथड को एश्योर करना है कि दोनों किट के अंदर जो है सेम मेथड में वेरिएशन मिनिमाइज्ड हो, प्रिसाइज्ड हो, ठीक है। लेस देन 10% जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है और डिपेंड करता है, अलग अलग गाइडलाइन है जिसको आपको देखना है। यहाँ आप बस वेरिफिकेशन मतलब ये समझिए लॉट टू लॉट वेरिफिकेशन। तीसरा है हाउ टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। इसके दो मेथड हैं, इसमें IQC है और दूसरा है इक्वास। IQC का मतलब हो गया आपको IQC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, एक्सटर्नल क्वालिटी प्रोग्राम आपको अपने लैब में एस्टेब्लिश करना है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम में आप क्वालिटी मटेरियल्स को यूज करेंगे और पेशेंट सैंपल चलाने से पहले उसको आपको रन करना है और जो प्रोवाइडर्स हैं, थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, वो आपको एक क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिक्स के साथ आपको एक KT सेट देते हैं जिसके अंदर मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और रेंज लिखा रहता है। और अपना जब आप अपने यहाँ रन करेंगे तो उसको चलाने के बाद उससे चेक करना है, क्रॉस वेरीफाइड करना है कि टेस्ट रिजल्ट जो है क्वालिटी मटेरियल का वो विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए और होना है तभी आप सैंपल को चलाएंगे। इक्वास प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है थर्ड पार्टी से, यानी जो आपके PT प्रोवाइडर्स हैं, PT प्रोवाइडर्स में यदि वो पैरामीटर इंक्लूड नहीं है तो आपको ILC के लिए जाना है। इसको PT भी बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम, और ILC के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट को वेरीफाई करने का मेथड। अब चौथा आ गया आपको कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। कैलिब्रेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। अब आप समझ लीजिए कि लैब में आप दो तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं और सारे इक्विपमेंट्स मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं, मेजर इक्विपमेंट्स एंड माइनर इक्विपमेंट्स। तो मेजरिंग इक्विपमेंट्स होता है उसका कैलिब्रेशन शेड्यूल होता है। मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं उसका कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस शेड्यूल जो होता है वो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करेगा। और जो माइनर इक्विपमेंट्स है उसका जो गाइडलाइन है वो NABL 112 गाइडलाइन में उसका शेड्यूल लिखा हुआ है कि आपको कब कब कराना है। जैसे माइनर इक्विपमेंट्स में हो गया
पीपेट्स हो गए, सेंट्रीफ्यूज हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, ह्यूमिडिटी मीटर हो गया, टेम्परेचर मीटर हो गया। तो ये सारे चीज़ों का जो शेड्यूल, कैलिब्रेशन शेड्यूल है वो NABL 112 में दिया हुआ है। और जहाँ तक कैलिब्रेशन की बात है तो कैलिब्रेशन जो है वो हर एनालाइजर का अपना एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में वो कंपनी आके खुद कैलिब्रेट करेगी। कोई ईयरली होता है, कोई 6 मंथली होता है, कोई क्वार्टरली होता है। तो कैलिब्रेशन में आपका कोई रोल नहीं है, आपको बस शेड्यूल प्लान बनाना है और डिस्प्ले करना है, और आपको याद रखना है कि वो कैलिब्रेशन कब है। इसको बेटर करने के लिए आप इक्विपमेंट्स के ऊपर एक लिस्ट लगाइए जिसपे डेट ऑफ कैलिब्रेशन, ड्यू डेट ऑफ कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस डन, मेंटेनेंस ड्यू, ताकि आपको याद रहेगा कि कब कब कैलिब्रेशन होना है, कब कब मेंटेनेंस होना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है 5वां, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन मतलब डे टू डे में आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप प्री एनालिटिकल में, एनालिटिकल में और पोस्ट एनालिटिकल में कोई भी आउटलायर्स है, नॉन कॉन्फॉर्मिटीज है, उसका करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। साथ ही साथ इसमें आप ऐड कर सकते हैं रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस भी करना है आपको, और उसको डॉक्यूमेंट करना है आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया कि वो रीअकर ना हो। रिपोर्टिंग एरर भी हो सकता है, मशीन ब्रेकडाउन भी हो सकता है, सिंपल क्वांटिटी नॉट, बहुत सारे आप जब सारे एक्टिविटी को देखेंगे प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल में, हर एक्टिविटी में आपको कुछ ना कुछ आउटलायर्स ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्व होगा उसका करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। अब छठा बच गया क्लिनिकल पैथोलॉजिकल मीटिंग। क्लिनिकल पैथोलॉजिकल मीटिंग इस 5th एडिशन में ऐड किया गया है, जिसमें बेसिकली ये यूज किया जाता है हिस्टोसाइटोपैथ कोरिलेशन के लिए, जिसमें आपके यहाँ के सर्जन, फिजिशियन और लैब के जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक मीटिंग करते हैं कि इस जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो रिपोर्ट उनके क्लिनिकल डायग्नोसिस या प्रोविजनल डायग्नोसिस से कितना कोरिलेट हो रहा है, या पेशेंट के सिम्टम से कितना कोरिलेट हो रहा है, उसको डिस्कस करने के लिए। और इस डिसीजन को हो या मीटिंग को हो, ये मीटिंग हमेशा प्री प्लान होता है। आप साल में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। ठीक है, वर्कलोड के हिसाब से आप कर सकते हैं, जिसमें आपके पैथोलॉजिस्ट और जो आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम लोग और क्या क्या इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या और उपाय हम लोग बेहतर कर सकते हैं रिपोर्टिंग को सुधारने के लिए। तो ये आपको बताया मैंने 6 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो आपके AAC 7 में है। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो ताकि आपको ये याद रहे। बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके में बताया आपको। थैंक यू सो मच।